गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 6th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का जो फर्स्ट लेसन है वह हमारे कंप्लीट हो चुका था। सेकंड लेसन है वो भी हमारे स्टार्ट हो चुका था, जिसके अंदर हमने लेखक जो हैं इसके उनका जीवन परिचय पढ़ा था। कौन है इनके लेखक? भीष्म साहनी पढ़ा था ना। भीष्म साहनी के बारे में अपन ने समझाया था मैंने आपको कि भीष्म साहनी कौन थे और उन्होंने किस किस प्रकार की जो लेखन कार्य है वो किस किस तरह के किए, उनके बारे में हमने जानकारी ले ली थी। आज हम इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन के अंदर पढ़ने से पहले बेटा कुछ बातें बता दूँ। इस लेसन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके अंदर जैसे त्याग और प्रेम की भावना, अर्थात हमें क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए, दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। साथ ही साथ इस लेसन में हमें जीव जंतुओं के प्रति दया की भावना का भी पता चलेगा कि जीव जंतु यानी कि जो पक्षी है, जानवर है, जो मूक होते हैं यानी कि बोल नहीं सकते, अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर सकते, तो उनकी पीड़ाओं को हमें समझना चाहिए। साथ ही साथ भावनात्मक रूप से हमें उनके साथ देना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जीवन में आए बदलाव को भी हमें पहचानना चाहिए, क्योंकि बेटा ये जीवन जो है ना वो परिवर्तनशील होता है। हमारी जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अनुसार हमें हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। तो इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें देखने को सुनने को मिलेगी। तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं। बड़ा प्यारा लेसन है, पेज नंबर 19 निकाल लीजिए। हाँ, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। सहपाठी बेटा किसे कहते हैं? मित्र, हमारे जो फ्रेंड होते हैं उन्हें कहा जाता है सहपाठी। उनमें से एक सहपाठी था जिसका नाम था बोधराज। क्या नाम था उसका? बोधराज। क्या नाम था बेटा? बोधराज उस बच्चे का नाम था। अब जो बोधराज था वह बोधराज क्या था? उस बच्चे से सभी बच्चे डरते थे, और जो लेखक था वह स्वयं भी उससे बच्चे से डरता था। अब क्यों डरता था? क्या रीज़न था उस बच्चे से? जबकि उसकी सहपाठी तो था, उसके साथ में तो पढ़ता था, लेकिन क्या ऐसा रीज़न था, क्या ऐसा कारण था जिससे कि वो सारे जो हैं उस बालक से डरा करते थे? वह बड़ा जालिम बालक था। जालिम यानी कि उसको कभी किसी पर दया नहीं आती थी, बड़ा क्रूर था वो। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। अब उसके हाथ में हमेशा क्या रहती थी? गुलेल। गुलेल जाते हो ना बेटा, जो जिससे निशाना लगाया जाता है, इस तरह से रबड़ बना हुआ रहता है और उस पर गोला सा उसको निशाना साधा जाता है, तो वो उसके हाथ में हमेशा रहा करती थी। और उसका निशाना क्या था? अचूक था। अचूक यानी कि कोई भी निशाना लगा दो, कहीं पर वो निशाना लगा देता था ना तो वो निशाने पर ही बैठता था, चूकता नहीं था उसका निशाना। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चों चों चींची सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने बितरने लगते, या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। अब देखो कितना जालिम था वो, कि उसका शौक क्या था, क्या करता था वो, कि जो पक्षी हुआ करते थे उस पक्षी जो वो पेड़ों पर अपने घोंसले बनाया करते थे, तो वह निशाने से उस घोंसलों को क्या करता था? अपनी गुलेल से उसका निशाना बनाता था, और जैसे ही उस घोंसले पर निशाना साधता और तो उसके अंदर जो बच्चे होते या अंडे होते तो वह क्या होते थे? टूट जाते थे। यानी कि बच्चे रहते तो क्या होते थे? उनके पंख जो थे वह उस पर निशाना साधा जाएगा, किसी से उसको मारा जाएगा तो उनके पंख क्या होंगे? टूटेंगे ना। तो घोंसले में से जो पंख थे वह बिखर जाते, या फिर वो क्या करता? या तो निशाना साधता, या फिर दूसरा काम क्या करता था वो, कि इस पेड़ पे चढ़ जाता और पेड़ पे चढ़कर और जो घोंसले थे ना उन घोंसलों में जो बच्चे होते या अंडे होते उनको क्या कर लेता? उठा लिया करता था और उनको निकाल लेता था। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं देता उसको चैन नहीं मिलता था। इसलिए ही लोग उसको क्या कहते थे? जालिम कहते थे। कि वह क्या था? एक तरीके से पक्षियों का शत्रु था, कि घोंसलों में से बच्चों को निकाल देता, अंडों को निकाल देता, घोंसलों को तोड़ देता, पक्षियों को परेशान करता, उन पर निशाना साधता, जिसके कारण से कि सारे जो बच्चे थे वह क्या थे? उससे दूर रहते थे और सब उससे डरते थे। बड़ा ही निर्दयी बच्चा था वो। अब सोचिए, जो पक्षी
आपके भरोसे हैं, जो बोल नहीं सकते, अपनी मन की पीड़ा को आपसे व्यक्त नहीं कर सकते, और ऐसे पक्षियों के साथ में अगर हम इस तरह का व्यवहार करें तो क्या वो सही है? नहीं बेटा, हम मानव कहलाने के योग्य ही नहीं है। अगर हमारे कारण किसी को तकलीफ होती है, किसी का जरा भी दिल दुखता है हमारे कारण, तो हमारा मानव होना क्या है, कोई मायने नहीं रखता। तो जहाँ तक हो सके इंसान ही नहीं, पक्षी या जीव जंतु किसी का भी हमें दिल दुखाना नहीं चाहिए। उसे कभी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता जिससे किसी को कष्ट ना पहुँचा था, यानी कभी उसको कोई एक सा खेल नहीं खेलता था कि जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो, यानी कि वो खेल ऐसे खेलता था जिससे कि सामने वाले को क्या हो, तकलीफ हो। बोधराज की माँ उसे राक्षस कहा करती थी। अब बोधराज की जो माँ थी ना, वो भी उससे बहुत अधिक परेशान थी। परेशान होगी ना ऐसे बच्चे से, कि उसको समझाती थी लेकिन वो मानता नहीं था, तो उसकी माँ ने क्या बोलती थी उसको कि तू तो राक्षस है। राक्षस कौन होता है? जिसके मन के अंदर दया का भाव नहीं होता। वह सामने वाले व्यक्ति को क्या समझता है? खिलौना समझता है, और सामने वाले को दुखी करने में ही उसको आनंद मिलता है। वह क्या होता है? राक्षस होता है। ओके बेटा, उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई थी। तरक्की यानी कि प्रमोशन हुआ था, किसका? लेखक के पिता का। और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहाँ भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया था कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक घोंसलों के पक्षियों के घोंसले थे। अब जो बच्चा था, लेखक के जो पिता थे, उनका क्या होगा था? प्रमोशन हुआ था, और वह उस शहर में आए थे। तो जो उनको एक बड़ा सा मकान था जो कि खाली था, तो वह उनको रहने के लिए दिया गया था। तो बोधराज था ना, वह भी उस बालक के साथ, यानी लेखक के घर पे आने जाने लगा। क्यों आने जाने लगा? उसका स्वार्थ था उसके पीछे। क्या था? तो बड़ा सा मकान था, और बड़े से मकान के अंदर कई जगह, कई सूने कोने पड़े हुए थे, कई सूने स्थान थे जहाँ पर पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे, और आसपास में भी सूना था, तो पेड़ वगैरह थे, उन पेड़ों पे भी क्या थे? घोंसले थे, जिसके कारण से कि वह लेखक के पास में आया जाया करता था, कि जिसके कारण से कि वह पक्षियों को क्या करे? उनके घोंसलों को तोड़े, उनके अंडों को फोड़े और प्रसन्न होए। इस कारण से वह आया करता था। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। गोदाम जानते हो बेटा? जहाँ पर एक्स्ट्रा सामान हम डाल देते ना, अनाज भी रख देते हैं, या अन्य कोई भी जो हमारे बहुत कम आती है वो सामान का, उनको हम क्या करते हैं? अलग से एक रूम बना हुआ रहता है बड़ा सा, उसके अंदर डाल देते हैं। उसे क्या कहा जाता है? गोदाम कहा जाता है। वहाँ पर कबूतरों का डेरा था, क्योंकि वो गोदाम बहुत बड़ा था, खाली था, और फालतू का उसमें अटाला रखा हुआ था, फालतू के सामान उसमें रखे हुए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर कबूतरों ने क्या कर लिया था? अपना स्थान बना लिया था। वहाँ पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। एक टूटा सा रोशनदान था, जहाँ से रोशनी आती है उसे रोशनदान कहा जाता है, खिड़की का। तो वह क्या हुआ था? टूटा हुआ था, और उसके पास में एक घोंसला था, और वो घोंसला किसका था? मैना का था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसले के तिनके बिखरे रहते थे, क्योंकि वहाँ पर वो घोंसला था, उस घोंसले पे जो मैना थी, वो मैना अंडे दिया करती थी, और फिर कभी वो अंडा गिर जाता, या कुछ भी पंख थे, वो पंख फैले हुए रहते, होता है ना घोंसले के जैसे आसपास में, वैसे उस घोंसले के, उस रोशनदान के पास में था। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। माँ को मेरे बोधराज के साथ में घूमना अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं अच्छा लगता था? क्योंकि वो जानती थी कि जो बोधराज था वह बड़ा ही क्या है? निर्दयी बच्चा है, पक्षियों की हत्या किया करता है। ऐसे बच्चे का अपने बच्चे का साथ होना उनकी किसी भी माँ को पसंद नहीं आएगा। और यही जो था वह लेखक की माँ को भी, जो बोधराज आया करता था, वह उसको पसंद नहीं करती थी। जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी। वह उसे बहुत समझाती थी कि निरीह जानवरों को तंग करने से तुम्हें क्यों आनंद आता है, ऐसा तुम मत किया करो। अब सभी समझाते थे उसको, और जो लेखक है, लेखक की माँ भी उसको क्या करती थी? समझाया करती थी कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, इन पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इन पक्षियों को तुम निशाना साधते हो, इनको मारते हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और उसकी माँ भी उसको क्या कहती थी? राक्षस, क्योंकि वह गलत कार्य करता था ना, इस कारण से।
एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मज़ा आता है तो उससे कहो कि हमारा गोदाम में से घोंसले साफ कर दें। अब वो गोदाम था ना, तो उस गोदाम में बहुत सारे घोंसले बने हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे फ्रेंड है बोधराज, उसको क्या मज़े आते हैं, घोंसले तोड़ने में मज़ा आता है ना उसको, तो तुम ऐसे करो अपने दोस्त को ले जाओ और गोदाम है नीचे खाली पड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे घोंसले हैं, तुम्हारे दोस्त के साथ में उसको दोस्त को बोलो कि इस गोदाम में से सारे घोंसले क्या कर दे, हटा दे। मगर माँ तुम ही तो कहती हो कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। कि उस बच्चे ने, जो लेखक था, लेखक ने क्या कहा कि माँ आप ही तो कहते हो कि भाई घोंसले तोड़ने से क्या लगता है, पाप लगता है, और आप खुद बोल रहे हो कि बोधराज को बुला के घोंसले साफ करो। घोंसले अगर अपन हटाएंगे, उनके पक्षियों के रहने का निवास स्थान हटाएंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। आप खुद ही तो ये बात बोलते हो और खुद ही उसको बोल रहे हो कि घोंसले हटवा दो। उसकी माँ ने क्या प्रत्युत्तर दिया, बेटा मैं ये थोड़ी कहती हूँ कि पक्षियों को मारे, वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता फिरता है, वह उन्हें मारता है। मैं तो सिर्फ घोंसला हटाने की बात कह रही हूँ। और ये दूसरी बात है कि उसकी माँ क्या बोली कि मैंने उसको पक्षियों को मारने के लिए नहीं कह रही हूँ, कि वो तो क्या करता है, गुलेल से अपने निशाने से पक्षियों को मारता है, उनके अंडों को फोड़ता है, पक्षी छोटे छोटे बच्चों को मारता है। तो मैं उसको ये थोड़ी कह रही हूँ कि अपने निशाना साध के और उन बच्चों को मारे या घोंसलों को तोड़े। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो गोदाम के अंदर जो पक्षियों के ने जो घोंसले बना रखे हैं, घोंसलों को वो हटा दे प्यार से, है ना। तो ये तो अलग ही बात है कि भाई घोंसला हटाना अलग बात है, और पक्षियों को मारना वो तो बहुत ही निर्दयी काम है। जब बोधराज घर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी, कमरे में पहुंचे, बला की बदबू आ रही थी और फर्श पर बिखरे थे पंख और पक्षियों के बीच। अब वो गोदाम में उसका जैसे फ्रेंड आया बोधराज, तो बोधराज को लेके वह कहाँ गया, गोदाम में गया। और गोदाम में जाके उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि इस गोदाम में बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं, तो पक्षियों के घोंसलों को हमें साफ करना है। तो वह जैसे ही उस गोदाम में पहुँचे, वहाँ पर क्या आई, बहुत भयंकर बदबू आई। क्यों आई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पक्षियों ने अपना निवास स्थान बना रखा था। उस गोदाम में कोई जाता नहीं था, बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। तो ऐसे स्थान पर क्या होगा, गंदगी होगी, और गंदगी से क्या आएगी, बदबू आएगी ना। तो ऐसा ही वहाँ पर हुआ कि बहुत भयंकर बदबू आई, और जगह जगह पक्षियों की भीड़ पड़ी हुई थी, उसके पक्षियों के पंख पड़े हुए थे, बहुत सारी कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ था। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल सामान ली और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटरगू करते हुए मस्ती कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही वह वहाँ पहुँचे गोदाम में, तो वो सारा दृश्य उन्होंने देखा कि एक जो गोदाम था, उस गोदाम के अंदर क्या था, एक बताया था ना मैंने, मैना का घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले के उसने बड़े गुलेल, अपनी गुलेल साध ली कि अब इस घोंसले पर मेरे को क्या लगाना है, निशाना लगाना है, और जो ये बच्चे हैं, ये जो घोंसला है, इसको मेरे को तोड़ना है। तो और घोंसलों में से क्या नज़र आ रहा था, तिनके नज़र आ रहे थे। जो मैना जो अपना घोंसला बनाने के लिए जो रुई वगैरह इत्यादि जो चीज़ें लेके आ रही थी, वो सारी चीज़ें उनको दिखाई दे रही थी। और साथ ही साथ जो कबूतर थे, उन कबूतरों की आवाज़ भी लेखक को सुनाई दे रही थी, क्योंकि बहुत सारे कबूतरों ने निवास स्थान बना रखा था। कबूतर कैसे आवाज़ निकालते हैं, गुटरगू की आवाज़ निकालते हैं ना, तो चारों तरफ गुटरगू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घोंसले में मैना के बच्चे थे। बोधराज ने कहा, उसने अपनी गुलेल साध ली। अब बोधराज ने क्या किया, उसको पता चल गया कि इस घोंसले में कौन है, मैना के बच्चे हैं, और मेरे को क्या करना है, अब इस घोंसले को तोड़ना है और बच्चों को मारना है। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती हुई नजर आई। उनके माँ बाप कहाँ हैं, मैंने पूछा। अब छोटे से जो बच्चे थे ना, उस बच्चों की जो चोंच है वो उनको नज़र आई। किसको, लेखक को। तो लेखक ने जो बोधराज था, और बोधराज से पूछा कि इनके माँ बाप कहाँ हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के इनके माँ बाप कहाँ चले गए। तो बोधराज ने कहा, चुग्गा लेने गए होंगे। चुग्गा यानी कि उनको खिलाने के लिए कुछ अनाज लेने गए होंगे, क्योंकि पक्षी क्या खाते हैं, बाजरा, गेहूँ, जो भी उनको मिल जाता है, कुछ भी चीज़ उनको जो मिल जाती है वो खाते हैं। तो बच्चों के लिए वो क्या लेने गए होंगे, खाना लेने गए होंगे। अभी आते होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठा ली। कि उसने कहा कि अभी आते ही होंगे, तो वो आए उसके पहले मैं इन बच्चों को मार देता हूँ। और उन्होंने क्या किया, उसने गुलेल को उठा लिया।
मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल ना चलाए, पर तभी बोधराज के गुलेल से फुर की आवाज़ निकले। उसके बाद जोर की टन की आवाज़ आई। गुलेल का कंकर घोंसले से न सटकर सीधा टीन की छत पर जा लगा। अब क्या हुआ कि जैसे उसने निशाना साधा, वैसे वह लेखक जो था, लेखक उसको रोकना चाहता था। रोकने के लिए वो जैसे तैयार हुआ, उससे पहले उसने क्या कर दिया, गुलेल चला दी और गुलेल की जो आवाज़ थी वह फुर की आवाज़ से निकली और जोर की टन की आवाज़ आई। घोंसले पर निशाना नहीं गया उसका, और कहाँ हुई, जो पत्थर था वो पत्थर कहीं दूसरी जगह, अन्यंत्र कहीं दूसरी जगह जाके पड़ा और घोंसले में से सीधा छत जो थी ना उस छत पर जाकर लगा। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकर क्षैतिर से लगा। अब क्या हुआ, इतनी सी देर में उसने दूसरा भी, एक निशाना तो उस पर क्या हो गया, चूक गया, और दूसरा निशाना उसने जैसे ही साधा वैसे ही क्या हो गया बेटा, दूसरा निशान जैसे ही साधा वैसे क्या हुआ, वह कहाँ पर लगा, क्षैतिर पर। क्षैतिर क्या होता है, छत पर अपने ऊपर संभालने वाला जो डंडा होता है ना, जो उस क्षैतिर को संभालता है, वो है वहाँ पर जाकर उसका निशाना लगा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली। तभी कमरे में एक भयंकर सा साया डोलता हुआ नजर आया। रोशनदान के खिरचे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों बैठ ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील बड़ी ही भयानक लग रही थी। अब क्या हुआ बेटा, क्या आ गई कि जैसे उसने दूसरा निशाना साधा ना, तो क्या हुआ, वहाँ पर वो क्षैतिर पर जाके लगा, और जैसे ही वह उस तीसरा निशाना साधने के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पर एक क्या आ गई, बड़ी सी चील आ गई, और चील आकर वहाँ पर बैठ गई। अब जिस चील से हर किसी को डर लगता है ना, क्योंकि चील क्या खाती है, झपट्टा मार देती है व्यक्ति को, और तो उनको उस चील से क्या लगा, डर लगा, तो वह चुपचाप उस चील को देखने लग गए, चुपचाप क्या हो गए, बैठ गए। और चील क्या थी, बड़ी ही भयंकर थी। ओके बेटा, समझ में आया आपको? आज के इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन कल पढ़ेंगे कि उस चील ने फिर क्या किया, बोधराज ने क्या चील को भी मारा, या फिर चील ने बोधराज को मारा, या ऐसा क्या हुआ, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अब बेटा होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क में बेटा आपको क्या करना है, इस लेसन के जितना मैंने लेसन पढ़ाया ना, इसके बीच में जितने भी शब्दार्थ आए हैं वो सारे शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। इसके लेखक जी का जीवन परिचय इत्यादि तो आपने बेटा पहले से कर ही लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, नए आगे इस कहानी को बढ़ाएंगे। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।